बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 11th सब्जेक्ट फिज़िक्स की न्यू बुक का हम चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन को लेके चल रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हम स्केलर्स, वेक्टर्स और वेक्टर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख चुके हैं। तो इस वीडियो में हम टॉपिक नंबर 2.2 में रहते हुए नेक्स्ट हेडिंग डिस्कस करने जा रहे हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। एक वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर ये लॉन्ग में आता है तो जिस तरह मैं आपको यहाँ पे समझाने जा रहा हूँ इसी तरह से टॉपिक को समझ लें, नोट कर लीजिएगा, इसी तरह लिख के आएंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। फिजिक्स की न्यू बुक का कंप्लीट सिलेबस आपको कवर करवाएंगे और साथ में मैथ का सिलेबस भी कवर करवाएंगे। तो जल्दी से चैनल को बेटे सब्सक्राइब कर ले। अब इस टॉपिक के अंदर ना जो छोटी मोटी डेफिनेशंस होंगी, एमसीक्यूज बनेंगे, वो भी साथ साथ बताऊंगा। इंशाल्लाह टॉपिक अभी बैठे बैठे आप तमाम स्टूडेंट्स को 100% अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। तो पहली डेफिनेशन रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर की, तो किस तरह से डिफाइन करेंगे? टू डिवाइड अ वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करना, यह कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कि कोई भी एक वेक्टर हमें गिवन होगा, हम उस वेक्टर को उसके 2 और मोर पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। इस टॉपिक के अंदर हम 2 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। तो कोई भी एक वेक्टर जो हमें गिवन होगा उसको आप इजीली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो पार्ट्स होंगे ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स कहलाएंगे। यही आपका सेकंड पॉइंट है। इस तरह पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे, टॉपिक तैयार हो जाएगा। देखें, अ गिवन वेक्टर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। दीज पार्ट्स आर कॉल्ड एज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। सपोज करते हैं ये है हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए, ये है जी हमारे पास एक गिवन वेक्टर ए। अब इस वेक्टर को आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें। अब अपनी मर्जी से डिवाइड नहीं कर सकते कि एक लाइन इधर खींच दे, एक लाइन इधर खींच दे, ऐसा नहीं। इसके लिए तरीका क्या है कि सबसे पहले इसको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ करें, 2 प्लेन के अंदर इसको ड्रॉ करें। तो अब ये भी नहीं करना कि आप 2 प्लेन तो ड्रॉ कर लें इस तरह से, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, एक्स वाई प्लेन आ गई, इस वेक्टर को उठाएं और इस तरह से ड्रॉ कर दें, या इस तरह से ड्रॉ कर दें, या आपका दिल करे तो आप हेड नीचे मिला दें, इस तरह से ड्रॉ कर दें, या आपका अगर दिमाग घूमे तो आप यूं कर दें। ये मर्जी नहीं करनी, बल्कि इसके लिए एक तरीका है। उसमें आपने क्या करना है, 2 कंडीशंस याद रखनी है कि जब आपने एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन है, ये उसका ओरिजिन है, जब आपने उस गिवन वेक्टर को एक्स वाई प्लेन में लेके आना हो तो उसको पैरेलल मूव करवाएं, पैरेलल लेके आए, ताकि उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में किसी किस्म का कोई चेंज ना आए। तो पहली कंडीशन क्या याद रखेंगे कि जब एक गिवन वेक्टर को आप एक्स वाई प्लेन में लेके आएंगे तो उसको पैरेलल मूव करवाएंगे, पैरेलल लेके आएंगे, ताकि उसकी मैग्नीट्यूड लेंथ में और उसकी डायरेक्शन में किसी किस्म का चेंज ना आए। और फिर आप जब प्लेन में लेके आएंगे तो उस वेक्टर की जो टेल होगी, ये टेल है, ये हेड है, बाकी मैग्नीट्यूड है, ये आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में बता चुका हूँ, लेक्चर 1 ज़रूर लें, सही है। तो टेल जो होगी वो आप एक्स वाई प्लेन का जो ओरिजिन होगा वहाँ पे आपके मिला देंगे। तो ये 2 कंडीशन फुलफिल करेंगे तो फिर आपका उस प्लेन के अंदर सही वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो ले जी, आप इसको लेके आते हैं एक्स वाई प्लेन में, इसको पैरेलल मूव कराएं, ये ऐसे, और टेल जो है वो ओरिजिन पे आके मिला दें। लो जी, इस तरह से ये देखें, ये एक गिवन वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ हो गया। ये सही है तरीका ड्रॉ करने का। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक वेक्टर के उतने ही कंपोनेंट्स होंगे या एक वेक्टर को उतने ही कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जा सकता है जिस प्लेन के अंदर वो वेक्टर ड्रॉ होगा। तो अब देखें, एक्स वाई प्लेन, 2 प्लेन में वेक्टर ड्रॉ किया गया है ना, तो इसका मतलब उस वेक्टर के कंपोनेंट्स भी फिर 2 ही बनेंगे। तो ये वेक्टर इस 2 प्लेन में ड्रॉ हो गया तो इसके कंपोनेंट्स भी 2 ही बनेंगे। मतलब इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो एक कंपोनेंट होगा अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला, और एक होगा अलोंग वाई एक्सिस, ये वाला। चाहे तो आप इसको यहाँ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सही है ना। तो इस तरह से ये 2 कंपोनेंट्स आ गए इस वेक्टर के, पहला ये आ गया, दूसरा ये आ गया। अब कंपोनेंट आ गए ना, तो कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन करना हो तो फिर कैसे करेंगे? तो इस टॉपिक का फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन आपकी बुक में वो इसकी डेफिनेशन है, वो मैंने यहाँ लिख दी है कि कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन करना हो तो आप कहेंगे अ कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स इफेक्टिव वैल्यू इन अ गिवन डायरेक्शन। ये डेफिनेशन होगी। तो इस तरह से आप डिफाइन कर देंगे, ठीक है। तो अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर को डिस्कस किया है कि एक वेक्टर को उसके 2 और मोर पार्ट्स में डिवाइड किस तरह से कर सकते हैं। जो पार्ट्स हैं वो आपके कंपोनेंट्स कहलाएंगे। अब हम देखते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
तो फिर गौर से सुन लें, ये जो आपके कंपोनेंट्स आए ना, इन्हीं को हम नाम देंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। सर जी क्यों? अभी तो आप कह रहे थे ये कंपोनेंट्स हैं, अब इनका नाम रेक्टेंगुलर क्यों बन गया है? उसकी वजह आपको यहाँ पे बताता हूँ। यही डायग्राम दोबारा यहाँ पे ड्रा करता हूँ, सही है। एक्स वाई प्लेन, उसके अंदर ये क्या आ गया आपके पास? वेक्टर ए। अब ये वेक्टर ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ एक खास एंगल बना रहा है जिसका नाम क्या है? थीटा। अब इसके दो कंपोनेंट्स होंगे क्योंकि इसको टू प्लेन में ड्रा किया गया है। तो पहला कंपोनेंट है अलोंग एक्स एक्सिस, ये वाला, इसका नाम है जी ए एक्स। इसका नाम क्या है बेटे? ए एक्स। मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग ए का कंपोनेंट, तो वो बन जाएगा ए एक्स। इसी तरह ये दूसरा कंपोनेंट है, इसका नाम होगा ए वाई, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग ए का कंपोनेंट, तो वो होगा ए वाई। ये दो कंपोनेंट्स आ गए, यही चीज़ है, ठीक है। अब इन दोनों कंपोनेंट्स को मैं नाम दे रहा हूं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का। क्यों? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के लिए निशानी याद रख लें कि वो दोनों कंपोनेंट्स हेड टू टेल ऐड हो और उन दोनों के बिटवीन एंगल 90 डिग्री बन रहा हो, तो फिर वो कंपोनेंट्स आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं कि नहीं। देखें बेटे, ये दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे हेड टू टेल ऐड है ना, एक का हेड है दूसरे की टेल है, और दोनों के बिटवीन यहाँ पे बेटे एंगल देखें, दोनों के बीच ये एंगल देखें कितना बन रहा है? ये तो बन रहा है 90 डिग्री। तो फिर मैं सही कह रहा हूँ कि भाई ये दोनों कंपोनेंट्स आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। आमतौर पे हम यही लेते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया यूजुअली अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड, यानी कि इस वेक्टर को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं इनटू टू कंपोनेंट्स, दो कंपोनेंट्स में, विच आर, जो के हैं दोनों ये कंपोनेंट्स क्या हैं? परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, आप चाहें तो वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक वेक्टर को हमने उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया और वो कंपोनेंट्स क्या हैं आपस में? परपेंडिकुलर, क्योंकि इनके दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री बन रहा है। दीज आर कॉल्ड, ये दोनों कंपोनेंट्स, दीज आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। ये कंपोनेंट कहलाएंगे रेक्टेंगुलर या परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। क्लियर है जी? अब देखिए यही तो टॉपिक था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो ये वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ हो गए। अब इन्हीं कंपोनेंट्स को हमने फाइंड आउट करना है कि ए एक्स क्या होगा, ए वाई क्या होगा। ये हमारा पहला टारगेट है। तो पहला काम क्या करना है कि इन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये पहला टारगेट है। फिर उसके बाद दूसरा काम क्या करना होगा कि ये जो आपका वेक्टर ए है, इसको मैं रिजल्टेंट भी कह सकता हूँ, क्योंकि देखें ना, ये अब्बू है, ये उसके दो बच्चे थे। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो यही चीज़ दोबारा नहीं बन जाएगी, ये कंबाइंड इफेक्ट नहीं आ जाएगा, जिसे रिजल्टेंट कह सकते हैं। और रिजल्टेंट के लिए कंडीशन होती है फर्स्ट की टेल से टेल और लास्ट के हेड से हेड। तो ये देखें, अगर मैं इसको रिजल्टेंट कहूँ तो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखें इसकी टेल से टेल ऐड है और हेड पे हेड है, तो इसका मतलब ये वाकई मेरा रिजल्टेंट है, सही है। तो इसको रिजल्टेंट भी कह सकता हूँ। तो दूसरा काम करना होगा कि इस रिजल्टेंट ए वेक्टर की हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है, मतलब मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला बनाना है। और तीसरा और आखिरी काम हमें करना होगा कि इसको देखें, ये तो वेक्टर है, यानी कि इसमें डायरेक्शन है, तो हमें डायरेक्शन भी कैलकुलेट करनी है। और फिजिक्स में हम डायरेक्शन के लिए थीटा यूज़ करते हैं। तो ये तीन काम करने हैं। नंबर 1 ए एक्स ए वाई को निकालना है, नंबर 2 इस रिजल्टेंट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड का फार्मूला बनाना है, और नंबर 3 आपने डायरेक्शन निकालनी है। टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। क्लियर? तो फिर अब स्टार्ट करते हैं जी मैथमेटिकल फर्स्ट इक्वेशन से। पहली इक्वेशन जो आपकी बुक में दी गई है ना, वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी बना देता हूँ क्योंकि बुक ने मेंशन कर दी है। वो है इस रिजल्टेंट की, कि अगर मैं एक और अंदाज से इन दोनों को ऐड कर दूं तो फिर यही रिजल्टेंट नहीं बन जाएगा। अभी तो हम ये कहते चले आ रहे हैं ना कि इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया है, लेकिन अगर मैं इसके उलट ऐसे बोल दूं कि भाई इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, तब भी तो बात ठीक है ना, कान इधर से पकड़े उधर से पकड़े। तो इस तरह मतलब मैं कह सकता हूं। तो यही चीज़ सोचते हुए बुक ने पहली इक्वेशन बनाई है। तो वो है जी आपके पास रिजल्टेंट कंबाइंड इफेक्ट। तो इस रिजल्टेंट का नाम है वेक्टर ए। तो ये किसके इक्वल होगा बेटे? इन दोनों को ऐड कर दें, ये प्लस ये दोनों को ऐड करेंगे, यही रिजल्ट आएगा। तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दें ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है जी, ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। अब ज़रा गौर कीजिएगा, यहाँ देखें वेक्टर है, डायरेक्शन है इसमें, लेकिन इस साइड पे देखें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। तो यहाँ डायरेक्शन लेके आनी है।
चाहे तो आप ऊपर एरो भी लगा सकते हैं, लेकिन असल जो तरीका है ना वो ये है कि भाई इसके साथ यूनिट डायरेक्शन मेंशन करें। तो यूनिट डायरेक्शन के लिए आप निशानी याद रख लें। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन जब भी पूछी जाए तो आप कहेंगे आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जब भी यूनिट डायरेक्शन पूछी जाए तो आप कहेंगे जे कैप। अगर जी एक्सिस होता या थ्री प्लेन में जो जी एक्सिस होता है उसके अलॉन्ग जो यूनिट डायरेक्शन होती है वो होती है के कैप। आई कैप, जे कैप, के कैप, ये यूनिट डायरेक्शन याद रख लें, रट्टा लगा लें। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो चीज़ होगी उसकी यूनिट डायरेक्शन क्या होगी? आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होगी? जे कैप। जी एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होगी? के कैप। याद हो गया? अब देखें यहाँ ए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है ना, तो यहाँ हमें यूनिट डायरेक्शन लेके आनी है। तो यूनिट डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या होगी? आई कैप। तो यहाँ आई कैप लिख दें। वाई एक्सिस, ए वाई किधर है? वाई एक्सिस के अलॉन्ग। तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट डायरेक्शन क्या होती है? जे कैप। तो यहाँ लिख दें जे कैप। अब ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपका रिजल्टेंट आ गया, इस ए को हमने लिख दिया, इक्वेशन 1 बन गई। क्लियर है यहाँ तक? अब टारगेट वही, ये चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम ए एक्स और ए वाई को निकालते हैं। तो ए एक्स और ए वाई को कैलकुलेट करने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पता होना चाहिए कि साइन का क्या फार्मूला है, कॉस का क्या फार्मूला है, टेन का क्या फार्मूला है। तो आप 9th में पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं है याद आपको डायरेक्ट, तो आप इस तरह से आसान उर्दू में भी याद रख सकते हैं। मैं यहाँ पे बता देता हूँ। इधर से तरतीब याद रखें, साइन कॉस टेन। इधर से याद रखें औ कौ अक। इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये तरतीब याद रख लें। औ कौ अक, साइन कॉस टेन, औ कौ अक। ये भूलेगा कभी नहीं। इससे फ़ायदा ये होगा कि आप फार्मूला बना सकते हैं। देखें आइन और वो दो लफ्ज़ हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, कट कर देते हैं बीच से। ये देखेंगे कट कर दिया, कट का मतलब डिवाइड होगा। आइन से बनता है अमूद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अमूद। कट का मतलब ये डिवाइड। वो से बनता है वितर, तो यहाँ लिख देता हूँ वितर। काफ से बनता है कायदा। पहले ज़रा समझ लें, अभी आपको समझ आ जाएगी। कायदा। वो से बनता है वितर, ठीक है। आइन से बनता है अमूद और काफ से बनता है कायदा। इस तरह से उर्दू में लिख दें। साइन कॉस टेन औ कौ अक। याद हो गया? अब देखें अमूद और इतर की इंग्लिश बनाते हैं। अमूद की इंग्लिश होती है परपेंडिकुलर, तो ये आ गया जी परपेंडिकुलर। वितर की इंग्लिश क्या होती है जी? हाइपोटेन्यूज। फिर कायदा है तो इसकी इंग्लिश क्या होती है? बेस। और वितर की इंग्लिश क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। अमूद की इंग्लिश क्या होती है? परपेंडिकुलर। कायदे की इंग्लिश क्या होती है? बेस। अब देखें ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब आप चाहें तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं। जब भी आपसे साइन पूछा जाए तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। कॉस पूछा जाए किसके इक्वल है तो आप कहेंगे बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। टेन पूछा जाए तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर ओवर बेस। चाहे आप डायरेक्ट अट्टा लगा लें, लेकिन अगर कभी भूल जाए तो फिर आप इस तरह से औ कौ अक याद रख लें, तो ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है जी। अब डियर स्टूडेंट्स इधर देखें डायग्राम में ये एक ट्राइंगल बन रही है। ये ट्राइंगल OMP। इस ट्राइंगल से ना हमने साइन कोस और टेन निकालना है, टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो लें जी फिर यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले निकालते हैं जी साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिए क्या फार्मूला है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। यही यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब बेटे परपेंडिकुलर क्या है? ट्राइंगल में जो एंगल होगा ना, एंगल के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर का नाम क्या है? MP। यही MP किसके इक्वल है? AY के इक्वल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ AY। क्लियर है? हाइपोटेन्यूज, ये जो तिरछी लाइन है ये है हाइपोटेन्यूज। इसका नाम क्या है? OP। तो OP किसके इक्वल है? A के इक्वल। तो यहाँ लिख दें A। क्लियर है बेटे? बात समझ आ रही है? अब देखें यहाँ से मुझे AY मिल गया, तो AY को अपनी जगह पे रहने दें। A डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके साइन के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा जी A साइन ऑफ थीटा। लो जी AY तो हमें मिल गया, क्योंकि हमें AX चाहिए, AY चाहिए, तो AY तो मिल गया। अब जब भी आपसे पूछा जाए AY किसके इक्वल है तो आप कहेंगे A साइन थीटा के इक्वल है। और ये सारी की सारी मैग्नीट्यूड है, यहाँ मेंशन कर लें, नोट कर लें कि भाई ये सारी मैग्नीट्यूड है। सही है ना? अब इसमें से MCQ कैसे बन सकता है? आपको वो थीटा की वैल्यू भी देगा और आपको A की वैल्यू भी देगा, यानी कि वेक्टर A की मैग्नीट्यूड भी देगा। 5 दे दे, 10 दे दे, जो मर्जी दे दे। आपसे कहेगा कि उस वेक्टर का कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस फाइंड आउट करें, तो आप समझ जाएंगे कि एक्स एक्सिस बोल रहा है तो इसका मतलब AX निकालना है। अगर वो बोल रहा है अलॉन्ग वाई एक्सिस तो आप समझ जाएंगे कि यार AY निकालना है।
तो देखें अलॉन्ग वाई एक्सिस बोले तो ए वाई, तो ए वाई आप निकाल सकते हैं। ए की वैल्यू देगा, थीटा की देगा, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा, तो वो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये फार्मूला आपने भूलना नहीं है ए वाई का। अब निकालते हैं ए एक्स, तो उसके लिए आपको यहाँ से कॉज निकालना पड़ेगा। तो ट्राइंगल से आप कोस थीटा निकालें, तो कोस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो फिर यहाँ पे बेस देखते हैं, ट्राइंगल में बेस देखें, ट्राइंगल में बेस है ओ एम, ओ एम, ओ एम का नाम क्या है ए एक्स। तो यहाँ पे आप पहले लिख दें फार्मूला बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। अब बेस, बेस ट्राइंगल में क्या है ओ एम का नाम है ए एक्स, तो यहाँ लिख दें ए एक्स। उसके बाद हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज क्या है ओपी, ओपी का नाम क्या है ए, तो ये आ गया ए। मैं अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ इसलिए एरो नहीं लिखेंगे। अब देखें यहाँ से मुझे ए एक्स मिल गया, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ए एक्स को अपनी जगह पे रहने दें, ये ए डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे जाके कॉस के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ गया जी ए कॉस थीटा। लो जी ए एक्स भी आपको मिल गया। तो ए एक्स का क्या फार्मूला होगा, ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू देगा, ए की वैल्यू देगा, आपसे कहेगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस कंपोनेंट फाइंड आउट करें, तो आप ए एक्स का फार्मूला लगा देंगे, ए कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ये कभी भी दोनों फार्मूले आपने नहीं भूलने। पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हो गया, ए एक्स भी आ गया, ए वाई भी आ गया। यही तो हमने फाइंड आउट करने थे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर के ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स आ गए। अब हमारा दूसरा टारगेट है कि इस रिजल्टेंट, क्योंकि इसको रिजल्टेंट बोल सकता हूं, इस रिजल्टेंट वेक्टर ए की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है, इसका फार्मूला बनाना है। तो उसके लिए आपकी बुक हेडिंग मेंशन करती है डिटर्मिनेशन ऑफ अ वेक्टर फ्रॉम इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, मतलब उस रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हमने निकालनी है फ्रॉम द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स या विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब आप गौर करें इस ट्राइंगल पे, इसको नहीं छोड़ना, डायग्राम बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इस ट्राइंगल में हमें अगर ये चीज़ चाहिए तो ये दो साइड्स हमें गिवन है, ये तो वाकई हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब ट्राइंगल में से अगर दो साइड्स गिवन हो तो वन साइड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, किस चीज़ को यूज़ करते हुए, पैथागोरियन थ्योरम अप्लाई करते हुए। पैथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हुए आप एक साइड फाइंड आउट कर सकते हैं अगर आपको ट्राइंगल में दो साइड गिवन हो तो। अब ये दो साइडें दी गई हैं, एक साइड हम निकाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे पैथागोरियन थ्योरम। पैथागोरियन थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। बेटे समझ आ रही ना, आराम आराम से चल रहा हूँ, एक एक चीज़ आपको क्लियर करवा रहा हूँ। इस तरह से टॉपिक को तैयार करेंगे जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस तरह समझेंगे तो इंशाल्लाह फिर जाए जो मर्जी MCQ आ जाए, शॉर्ट आ जाए, लॉन्ग आ जाए, आपको आ जाएगा। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये होता है आपका पैथागोरियन थ्योरम। अब देखें हाइपोटेन्यूज, इस ट्राइंगल में देखें हाइपोटेन्यूज क्या है OP, तो यहाँ लिखते हैं जी OP, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा। बेस, बेस क्या है OM, तो यहाँ लिख दें OM, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, प्लस परपेंडिकुलर, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, क्या नाम है MP, तो यहाँ लिख दें MP, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़रा गौर कीजिएगा कि OP का नाम क्या है, OP का नाम है A, तो यहाँ लिख दें A, ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहेगा। OM का नाम क्या है AX, तो यहाँ लिख दें AX और ऊपर स्क्वायर रहेगा। याद रखिएगा AX को ऐसे नहीं लिख देना, AX ऐसे नहीं लिखना, ये गलत हो जाएगा। X जो है वो सबस्क्रिप्ट्स में लिखना है ऐसे, ये फिर ठीक होगा। तो आगे देखें प्लस MP का नाम क्या है AY, तो यहाँ लिख दें AY और ये स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है जी यहाँ तक। अब हमें तो चाहिए सिर्फ A, मतलब A का मैग्नीट्यूड सिर्फ A चाहिए, खाली है, ऊपर एरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो है स्क्वायर, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी स्क्वायर रूट ले लें, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से बचेगा सिर्फ A। लो जी A आ गया, और आगे वाली चीज़ सारी एज इट इज़ आ जाएगी। ये स्क्वायर कैंसिल नहीं कर देना स्क्वायर रूट से, अंदर देखें प्लस का साइन आ रहा है, ये कैंसिल नहीं होगा, तो ये बेटे आ जाएगा एज इट इज़ प्लस AY स्क्वायर। लो जी, ये आपके पास इस रिजल्टेंट वेक्टर A की मैग्नीट्यूड का फार्मूला आ गया। अब जब भी आपसे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड का फार्मूला पूछा जाए तो आप कहेंगे AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अगर रिजल्टेंट वेक्टर होता R, उसका नाम R होता, तो फिर मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला बनता,
आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। अगर होता रिजल्टेंट वेक्टर या यहाँ पे वेक्टर होता एफ, तो फिर फार्मूला क्या बनता, एफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ वाई का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट। याद रखें क्लास 9th में चैप्टर नंबर 4 में एफ था, ये वही चीज़ तो है। क्लियर। अब आखिरी काम रह गया और वो है डायरेक्शन। तो अब हमें चाहिए इस रिजल्टेंट वेक्टर आर की या ए की डायरेक्शन। तो डायरेक्शन निकालने के लिए आप यूज़ करेंगे टेन थीटा। ये दो चीज़ें तो हम यूज़ कर चुके हैं ना, अब ये रह गया टेन थीटा। तो टेन थीटा को यूज़ करेंगे तो आपके पास डायरेक्शन आ जाएगी। तो ये देखें जी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो यहाँ लिख देते हैं कि टेन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, लिख दिया जी। अब ट्राइंगल में देखते हैं परपेंडिकुलर क्या है, वो है एम पी। तो यहाँ लिख दें जी एम पी। बेस, बेस क्या है ओ एम, तो यहाँ लिख दें ओ एम। क्लियर। ऊपर लाइन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। अब देखें एम पी का नाम क्या है, एम पी का नाम है ए वाई। तो यहाँ लिख दें ए वाई डिवाइड बाई ओ एम। ओ एम का नाम क्या है, ये किसके इक्वल है, ए एक्स। तो यहाँ लिख दें ए एक्स। लो जी, टेन थीटा बराबर है ए वाई ओवर ए एक्स। पहले वाई वाला कंपोनेंट और डिवाइड बाई एक्स वाला कंपोनेंट। अब हमें तो चाहिए डायरेक्शन, मतलब सिर्फ थीटा। तो टेन इस साइड पे मल्टीप्लर है, उस साइड पे जाके सारे के नीचे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर आएगा इन्वर्स हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि एक साइड पे अगर टेन है तो दूसरी साइड पे जाके वो इन्वर्स हो जाएगा। तो ये इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमें थीटा निकाल लेना है। तो थीटा अपनी जगह पे, ये टेन तो जाके इन्वर्स हो जाएगा। तो ये आ गया जी टेन इन्वर्स, और ये वाली चीज़ आप लिख दें ए वाई डिवाइड बाई ए एक्स। लो जी, ये डायरेक्शन का फार्मूला आ गया। टॉपिक ख़त्म हो चुका है। 2.2 वाला टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आपसे यहाँ से भी एमसीक्यू पूछा जा सकता है। ये फार्मूला भी आपने नहीं भूलना। ए वाई की वैल्यू देगा, इसी तरह ए एक्स की वैल्यू भी देगा। आपसे कहेगा डायरेक्शन आप फाइंड आउट करें, तो आप यही फार्मूला यूज़ करेंगे, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ए वाई और ए एक्स की वैल्यू पुट करके टेन इनवर्स ले लेंगे, कैलकुलेटर पे आंसर आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास 3 मेन फार्मूले हैं, इनको आपने नहीं भूलना। ये और ये वाला, यही हमारा टारगेट था। लो जी, टॉपिक ख़त्म हो चुका है। मैं अगर जल्दी से रिवाइज करवाना चाहूँ तो आपने इसमें देखना है कि सबसे पहले आपने रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन करना है। फिर उसके बाद कोई एक वेक्टर गिवन होगा, उसको उसके पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 या 2 से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिलहाल इस टॉपिक के अंदर हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो आपके यहाँ इस टॉपिक के अंदर 3 प्लेन यूज़ नहीं की जा रही है, इसलिए 2 प्लेन तक रहेंगे। तो वो जो 2 पार्ट्स होंगे उनको आप कंपोनेंट्स कहेंगे, वो हमने यहाँ पर ड्रा कर दिए। क्या कंडीशन थी वो बता दी है कि आप अपनी मर्जी से वेक्टर को ड्रा नहीं करेंगे, बल्कि जो कंडीशन बताइए उसके तहत आप वेक्टर को ड्रा करेंगे प्लेन के अंदर। फिर उसके बाद कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर को डिफाइन किया। फिर आपने वही डायग्राम दोबारा ली और इधर आके आपने उन्हीं कंपोनेंट्स को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का नाम दिया, उसको डिफाइन कर दिया यहाँ पे। फिर आपने एक और अंदाज से क्या किया कि रिजल्टेंट को निकाला। तो वो रिजल्टेंट इन दोनों के कंबाइंड इफेक्ट को कहते हैं। तो वो रिजल्टेंट ये आ गया, उसकी इक्वेशन बन गई। फिर उसके बाद असल हमारा टारगेट था इन कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करना, इस रिजल्टेंट ए की मैग्नीट्यूड निकालनी और डायरेक्शन को कैलकुलेट करना। ये 3 हमारे काम थे। तो पहला काम करने के लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के फार्मूला याद रखने हैं। वो फार्मूले बन गए साइन कॉस टेन के, इस तरह से याद रख लें। फिर अब आप साइन इस ट्राइंगल पे अप्लाई करेंगे या निकालेंगे तो वो होता है इस तरह से ए वाई मिल जाएगा, और इस तरह से कॉस थीटा इस ट्राइंगल से निकालेंगे तो आपको ए एक्स मिल जाएगा। ये 2 फार्मूले याद रखेंगे। फिर मैंने इस वेक्टर रिजल्टेंट आर या ए की मैग्नीट्यूड निकालनी है, तो उसके लिए पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई करेंगे इस ट्राइंगल पे। इस तरह से आप अप्लाई करके ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला निकालेंगे। और लास्ट में आपको डायरेक्शन निकालनी है, तो टेन बच गया तो टेन थीटा यूज़ करके आप इस तरह से डायरेक्शन का फार्मूला बना लेंगे। तो ये टॉपिक खत्म हो चुका है। उम्मीद है कि हर एक स्टूडेंट को हर एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इस टॉपिक को नोट कर लीजिएगा, अपने नोट्स खुद बनाते जाएं, साथ साथ अपने नोट्स बनाएंगे तो इंशाल्लाह एंड पे आपको इधर उधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक नजर आप देखेंगे टॉपिक आपको तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह।